आज देखते हैं कला एवं संस्कृत, कला संस्कृत में सिनेमा। 1992 के बाद जब भारत सरकार ने अधिक उदारीकृत नीति अपनाई तो विदेशी फिल्मों का प्रभाव भारत में प्रदर्शन आसान ही हो गया। अब फिल्मों का हिंदी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में रूपांतर, डबिंग एवं सामान्य बात हो गई। जुरासिक पार्क, टाइटैनिक जैसी फिल्मों ने भारत में अच्छा कारोबार किया। इसके अलावा अंग्रेजी बोलने वाले जिस नए मध्य वर्ग का उदय हुआ था उसने अधिक नृत्य संगीत वाली फिल्मों के प्रति उदासीनता दिखाई तथा उनका झुकाव अंग्रेजी सिनेमा की ओर बढ़ा। इस दौर में कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने विदेशों में अच्छा व्यापार किया, जैसे ताल, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोई मिल गया, बागबान आदि। इस दौर के सिनेमा को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला एक्शन फिल्म जो आमतौर पर सस्ते थिएटरों में लगती थी। दूसरा कॉमेडी फिल्म जिनके दर्शक आमतौर पर निम्न वर्ग के होते थे किंतु इसे व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ तथा गोविंदा जैसे अभिनेताओं ने इसे एक नई ऊंचाई प्रदान की। तीसरा अधिक बजट वाली रोमांटिक फिल्में, यश चोपड़ा, सुभाष घई, संजय लीला भंसाली जैसे निर्देशकों ने इस दौर में सिनेमा को नया आधार प्रदान किया। 21वीं सदी आते आते इन परिवर्तनों का स्वरूप कहीं अधिक स्थायी हो गया तथा नई रुचियों वाली फिल्मों ने निर्माण की बारंबारता बढ़ी। मानसून, वेडिंग, मित्र, माई फ्रेंड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्वैप देश, द नेमसेक, नमस्ते लंदन जैसी फिल्में अनवासी भारतीयों को संदर्भ में रखकर बनाई गई थीं। कई ऐसी फिल्में भी बनी जिनके मूल में विवाहेतर संबंधों की कहानी थी, जैसे कभी अलविदा न कहना, अस्त, लाइफ इन ए मेट्रो आदि। इसके अतिरिक्त समलैंगिक संबंधों के ऊपर भी फायर, गर्लफ्रेंड, माई ब्रदर, निखिल, दोस्ताना जैसी फिल्में बनी। महिला प्रधान फिल्मों को देखें तो चांदनी वार, नो वन किल्ड, जेसिका, डट्री पिक्चर, कहानी पिंक जैसी फिल्में बनी। दरअसल इस तरह की फिल्मों को बनाना ये दर्शाता है कि भारतीय समाज तेजी से बदल रहा था, बहुयामी था। इसके अतिरिक्त के इंडस्ट्रीज, लंच बॉक्स, तारे जमी पर, अबेंडनेस डे जैसी फिल्में दर्शाती हैं कि फिल्मों में कितनी विवादिता थी। इस बीच तकनीकी का भी काफ़ी विकास हुआ। रावण जैसी फिल्मों में तकनीकी उन्नति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।
कला सिनेमा की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि जैसी फिल्में जो कोरे मनोरंजन के बजाय गंभीर विषय वस्तु तथा यथार्थ चित्रण को प्राथमिकता देती हैं, कला सिनेमा कहलाती हैं। मुख्यतया इस नामावली करने के लिए किया जाता था। कला सिनेमा का समानांतर सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। समानांतर सिनेमा 1960 के दशक में उभरे नए सिनेमा की कई नाम हैं। समानांतर सिनेमा, समर्थक सिनेमा, आर्ट सिनेमा, नई धारा, प्रयोगदर्शी सिनेमा, गैर पेशेवर सिनेमा या अंग्रेजी में पैरेलल सिनेमा। इस दशक में फिल्म वित्त निगम, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन या एफएफसी की मदद से भारतीय भाषाओं में कई ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने नई धारा आंदोलन को ऐतिहासिक पहचान दी। फ्रांस में 50 के दशक में कुछ युवा फिल्में समीक्षाओं ने आर्ट सिनेमा का विश्व सिनेमा के इतिहास में अपने ढंग से रेखांकित किया और उन्होंने अपनी फिल्म गोदार, फ्रांसुआ तुर्फो आदि बनानी शुरू की तो उन फिल्मों को फ्रांसीसी भाषा में नोवेल वाग या अंग्रेजी में न्यू वेव यानी नई धारा या लहर का नाम दिया गया। एफएफसी ने शुरू में सुरक्षित रास्ता चुना था और बी शाताराम की स्त्री 1961 सरीखी फिल्मों से शुरुआत की। सत्यजीत रे की चारुलता, नायक गोपी गायन, बाधा बयान, शरीकी फिल्में भी इसी स्रोत से बनी हैं। फिल्म पत्रकार बीके करंजिया जब एफएफसी के अध्यक्ष बने तो कम बजट की प्रयोगधर्मी फिल्मों को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। बंगला फिल्मकार मृणाल सेन की भुवन सोम 1969 के समानांतर सिनेमा की शुरुआत मानी जा सकती है। कुमार सानी फ्रांस में रॉबर्ट ब्रेन्स शरीके चलचित्र प्रयोगधर्मी फिल्मों के साथ भी काम कर चुके थे। उनकी पहली फिल्म माया दर्पण और मणिकौल की उसकी रोटी नए सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई। समानांतर सिनेमा के दो सिरे थे, एक सिरे पर भुवन सोम सारा और दूसरे पर सारा आकाश, बसु चटर्जी गर्म हवा, एमएस सत्थू, अंकुर श्याम बेनेगल आदि फिल्में थीं जिनमें सिनेमा के मुख्य गुणों की पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया गया था। सिनेमा को पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया गया था। वहीं दूसरे सिरे पर उसकी रोटी, माया दर्पण, दुविधा, मणिकौल आदि फिल्में थीं जो सिनेमा की प्रचलित परिभाषा से काफ़ी दूर थीं। ऐसी फिल्मों के दर्शक वर्ग काफ़ी सीमित थे तथा व्यावसायिक दृष्टि से ये फिल्में कम सफल हो पाईं। इनमें न केवल तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण होता है बल्कि ये वर्तमान से आगे भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करती हैं। चूँकि इन फिल्मों में विषय की संवेदनशीलता महत्वपूर्ण होती है इसलिए ये एक सीमित वर्ग को ही प्रभावित कर पाती हैं। यही वजह है कि इन फिल्मों को व्यावसायिक हितों की बजाय सौंदर्यपरक मूल्यों को केंद्र में रखकर बनाया जाता है।
सिनेमाई इतिहास के लगभग हर एक दौर में ऐसी फिल्में बनती आई हैं जिन्हें हम आर्ट फिल्म के रूप में निरूपित कर सकें। यहाँ पर की मूक फिल्मों के दौर में बाबूराव पेंटर जैसे निर्देशक ने शाबकारी पास जैसी फिल्म बनाई जो अपने समाज की प्रचलित मान्यताओं से इतर कृषक समस्याओं पर केंद्रित थी। कालांतर में शांताराम ने दुनिया ना माने के माध्यम से भारतीय समाज की महिलाओं की स्थिति को यथार्थ चित्रण किया है। आगे 1950 से 60 के दशक में जिसे भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग भी कहते हैं, ऐसी फिल्म की बारंबारता बढ़ी। सत्यजीत रे, ऋषि तबक घटक, मृणाल सेन, बिमल राय, गुरुदत्त जैसे फिल्मकारों ने इसे आधार प्रदान किए जो निरंतर विकसित हो गया। प्रादेशिक सिनेमा भारत विविधताओं का देश रहा है। यहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाई समूह हमेशा से मौजूद रहे हैं। फिर भी प्राचीन काल से ही विभिन्न कालखंडों में कोई न कोई संपर्क भाषा आवश्यक रही है। वैदिक काल में यहाँ यह काम कुछ हद तक संस्कृति कर रही थी, जो वहीं बुद्ध काल तक आते आते प्रकृति और पाली ने उस भूमिका को अपना लिया। मध्यकाल में तो फारसी, तो आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी स्थापित हो गई, जो आज भी सभी क्षेत्रों में नहीं तो अधिकांश क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है। यही कारण है कि भारत में हिंदी सिनेमा का इतिहास काफ़ी समृद्ध रहा है। भारत में प्रादेशिक प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा भी हिंदी भाषा में ही थी। फिर अनेक गैर हिंदी प्रदेशों में इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि फिल्में उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में भी बननी चाहिए। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सिनेमा एक कला है और कला की अभिव्यक्ति अपने मातृभाषा में ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से की जा सकती है। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पारंपरिक धार्मिक विश्वास और जीवन जीने के तरीके व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर केवल हिंदी फिल्मों के माध्यम से नहीं दर्शाया जा सकता था। स्थानीय लोगों से जुड़ाव तभी स्थापित किया जा सकता था जब अभिव्यक्ति का तरीका और उसका माध्यम वही हो जो लोग अपेक्षाकृत रखे हों, अर्थात उनसे जुड़ी घटनाएं उनकी अपनी भाषा में प्रकट की जाएं तो प्रभाव गहरा अधिक व्यापक होता है।